Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM Academy क्लासेस नासिक. हम देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन. हम चैप्टर वाइज देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन केमिस्ट्री के लिए, 12th केमिस्ट्री जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने प्रोवाइड किया था. आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 7 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18. इसका आज क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का होगा पार्ट 1. ओके, पार्ट 1 में हम हो सके तो 3 क्वेश्चन कवर करेंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन एंड 2 मार्क के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिमम 6 मार्क्स को होगा और विथ ऑप्शन. ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए. मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 7 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 पार्ट 1 विथ VM एकेडमी नासिक. तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए. पहला क्वेश्चन है इन क्लोरस एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन. तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करनी है? हमें फाइंड आउट करनी है. 11th में हम रेडॉक्स रिएक्शन देख चुके हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट होती है ये पता है. अगर नहीं पता है तो इसी चैनल पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए मेरे रेडॉक्स रिएक्शन के भी वीडियो को देख सकते हो. तो यहाँ पे जो दिया है वो क्या है? क्लोरस एसिड. तो चलो क्लोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्लोरस एसिड होता है HClO2. इसमें हमें क्या करनी है? Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है. तो चलो ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए हाइड्रोजन हमेशा होता है +1, ऑक्सीजन होता है -2. इसे x एज्यूम करते. सो 1 + x + ये कितनी बार है? 2 टाइम है और एक का कितना होता है? -2 और पूरे पे कितना चार्ज है? 0. तो क्या हो जाएगा ये? 1 + क्या होगा? x - 4 = 0. तो x कितना होगा? +3. तो देख के आपको पता लगेगा कि ये जो पहला ही दिया है उन्होंने MCQ, उसी में प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने यहाँ पे +5 दिया है. मैंने तो लिखा +3 लिखा क्योंकि मैंने करेक्शन करके लिखा था, बट आपके क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे +5 है. तो अगर क्लोरस एसिड पूछेंगे तो क्लोरस एसिड का कितना होगा? +3 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दिस वन. आंसर मैं अभी C नहीं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ +3. उन्होंने क्या एज्यूम किया है वो बताती हूँ मैं आपको. उन्होंने एज्यूम किया है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उन्होंने क्लोरिक एसिड को एज्यूम करके दिया है आपको. क्लोरिक एसिड क्या होता है? HClO3. उसमें यहाँ पे +5 आ जाएगा. तो क्या होगा देखो, 1 + x + 3 × -2 = 0. तो x की वैल्यू आपकी +5 आती है.
बट यहाँ पे क्लोरस एसिड है तो क्लोरस एसिड का फॉर्मूला ये है और क्लोरस एसिड के लिए क्या आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। अगर क्लोरिक एसिड पूछा जाए तो +5 होगी, क्लोरस एसिड के लिए +3 होती है। ये एक करेक्शन है, पहला ही करेक्शन है आपके क्वेश्चन बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। उन्होंने यहाँ पे इंक्रीजेस बोला है और सारे ऑप्शन में डिक्रीजेस ऑर्डर दिए। देखो इससे इसका कम होगा, इससे इसका कम होगा, ऐसे हर जगह पे। तो थोड़े से मिस्टेक है क्वेश्चन बैंक में, तो आप उसको समझ लो, इसलिए वीडियो देखना ज़रूरी है क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन के। तो यहाँ पे पूछा है कि हमें बतानी है एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर दिस वन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर डी। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा यहाँ पे, हैलोजन एसिड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किस हैलोजन की होगी, HI की। उसके बाद यहाँ पे HBr उससे थोड़ा कम, HCl उससे कम, HI सबसे कम होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। यहाँ पे इंक्रीज के जगह पे डिक्रीजेस वर्ड चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन टू फॉर्म। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट होता है तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, सोडियम सल्फाइड। तो इसे सोडियम सल्फाइड कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या बनाएगा, सोडियम सल्फाइड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सोडियम सल्फाइड का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गैस इवॉल्व व्हेन अ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ कॉपर मेटल। जब सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड है तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कभी भी फॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, H2SO4 होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ए। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो क्या यहाँ से कौन सा गैस रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली NaOH रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म। तो क्या होगा यहाँ पे 6NaOH, ये क्या होगा, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा NaOH। इसकी रिएक्शन जब Cl3 के साथ होती है तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला हमें मिलता है NaCl और दूसरा हमें मिलता है NaClO3। तो ये क्या है, ये क्लोराइड है और ये क्या है, क्लोरेट है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, कि हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है क्लोराइड एंड क्लोरेट, दोनों का मिक्सचर मिलता है। तो ये क्लोराइड है और ये क्या है, क्लोरेट है। तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, सी। क्यों, क्योंकि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली अगर डाइल्यूट होता तो हमें यहाँ पे क्या मिलता, क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड मिलता, बट यहाँ पे हॉट कॉन्सेंट्रेटेड है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, व्हेन SO2 इज पास थ्रू एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ I2। तो यहाँ पे जब SO2 और I2 की रिएक्शन होती है तो यहाँ पे हमें कौन सा कलर मिलता है, कलरलेस। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से एक क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके वजह से जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होता है, कलरलेस होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर बी इज करेक्ट। जब दोनों की रिएक्शन होगी या SO2 को पास किया जाएगा एक्वियस I2 पे, तो I2 का जो कलर था, आयोडीन का जो कलर था, वो क्या हो जाएगा, कलरलेस होगा। तो यहाँ पे आयोडीन रिड्यूसिंग एजेंट होगा और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस रिएक्शन में क्या होगा, आपके जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कलरलेस। आयोडीन का कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, O2 मॉलिक्यूल इज, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा है। तो देखो अभी फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे याद रखो O2 हमारे लिए बहुत प्यारा है। तो O2 पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में। ये किसने एक्सप्लेन किया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसीलिए इंट्रोड्यूस हुई थी कि यहाँ पे O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ये नेचर एक्सप्लेन करने के लिए। बट
यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो आपकी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिया है यहाँ पे, डायामैग्नेटिक, जो कि गलत है। O2 क्या होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए नेचर में। तो ये भी एक करेक्शन है क्वेश्चन बैंक में। इसका ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है, डायामैग्नेटिक नहीं, O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो सल्फ्यूरिक एसिड होगा सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, और यहाँ पे क्या होगा, और एक OH होगा यहाँ पे। तो देखो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी इज करेक्ट। 6 क्या होंगे यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या है, जो 6 कोवैलेंट बॉन्ड है इसमें 4 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। और यहाँ पे ये जो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ने OH को कंसिडर ही नहीं किया, तो ये जो OH का बॉन्ड है, OH का बॉन्ड यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड है। उन्होंने क्या पूछा है, कोवैलेंट, तो ये आयोनिक बॉन्ड है। तो कोवैलेंट बॉन्ड सिर्फ इतने हैं, तो इस कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होंगे, 1 2 3 4 क्या होंगे सिग्मा बॉन्ड, और 2 क्या होंगे पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड का दूसरा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड कंसिडर मत करो, ये आयोनिक बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के, इसलिए आंसर 8 कभी नहीं हो सकता। कोवैलेंट बॉन्ड कौन से, ओनली दिस। तो सल्फर के साथ जो ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कितने यहाँ पे 6, तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। लास्ट MCQ देखो, इन इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन मतलब जो हैलोजन के बीच में कंपाउंड बनते, विच हैलोजन इज नेवर द सेंट्रल एटम। इनमें से कौन सा हैलोजन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ये जो फ्लोरीन है ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, 2p6 भी नहीं होगा, 5 2p5, 2p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 3s, फिर आएगा 3p, उसके बाद d ऑर्बिटल, मतलब उसके d ऑर्बिटल नज़दीक भी नहीं है, तो इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है जो नेक्स्ट फिल होगा, इसीलिए फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता। तो सेंट्रल एटम कौन बनेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड में, जिनके पास d ऑर्बिटल है, नेक्स्ट टू d ऑर्बिटल, मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बाद उनका क्या है, d ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, वो सेंट्रल एटम बन सकते। तो फ्लोरीन के पास वैसी कंडीशन नहीं है, इसलिए फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता। तो चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर द 1 मार्क। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द OSO बॉन्ड एंगल इन SO2। तो SO2 मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर होंगे, यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे, और सल्फर पे भी 1 लोन पेयर होता है। इस लोन पेयर की वजह से, एक्चुअली ये क्या है, लीनियर होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर की वजह से ये थोड़ा सा झुक गया है। हमें पूछा है कि ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो आपको बताना है ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, 119.5 डिग्री। तो इतना क्या होगा बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे हम, द OSO बॉन्ड एंगल इन SO2 इज 119.5 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या दिया है, SO2 गैस, इसकी रिएक्शन Cl2 गैस के साथ होगी इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल। चारकोल यहाँ पे कैटालिस्ट का काम करेगा, तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, SO2Cl2, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सबके नाम लिखो, इसका नाम आएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये क्या है, क्लोरीन गैस भी लिख सकते हो, या सिर्फ क्लोरीन लिख दो, क्लोरीन गैस भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो क्या है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा सल्फ्यूरिल क्लोराइड, और चारकोल का काम क्या होगा, इट एक्ट एज अ कैटालिस्ट इन द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द सॉल्यूशन विच इज फॉर्म बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड इन वाटर। तो चलो देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्ट होता है तो यहाँ पे क्या बना देता है, ये H2SO3, और आपको सिर्फ इसका नाम लिखना है,
इसका नाम क्या है? इसका नाम है सल्फरस एसिड। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? सल्फरस एसिड। तो आपको सिर्फ इतना नाम लिखना है कि नेम द सॉल्यूशन का है, तो आप लिखोगे सल्फरस एसिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ गैलेना। तो गैलेना का सिर्फ आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो गैलेना का केमिकल फॉर्मूला होगा PbS। जो लेड सल्फेट होता है उसी को क्या कहा जाता है? गैलेना। तो आपको याद रखना है दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ गैलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं होती, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो अभी ये सिर्फ ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे सेकंड पीरियड में जो होंगे, सेकंड पीरियड में जो भी एलिमेंट आते हैं ऑक्सीजन के, जो भी नेबर होंगे, सबका प्रॉब्लम है कि सब क्या है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? उसका रीजन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। देखो ऑक्सीजन का क्या होगा? एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p4 होगा। 2p4 के बाद क्या आएगा? 3s आएगा, 3p आएगा। ओके, डी ऑर्बिटल बहुत दूर है, तो इनके पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके तुरंत बाद में चाहिए, तब क्या होता है? उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होता है। लेकिन इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है ऑक्सीजन के पास, इसीलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी एग्जिबिट नहीं कर सकते। तो आप लिखोगे ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Clf5। यहाँ पे 6 नहीं है, Clf5। तो चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सेंट्रल एटम फ्लोरीन कभी नहीं होता, क्लोरीन होगा। ये एक फ्लोरीन हो गया, ये दूसरा फ्लोरीन हो गया, थर्ड फ्लोरीन हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पे क्या होगी? एक लोन पेयर। तो देखो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा। तो कितने लोन पेयर है? इसका आंसर होगा 1। तो हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्लोरीन इन Clf5 इज 1। कितने होते हैं? सिर्फ एक ही होता है। तो ये मैंने ज्योमेट्री के लिए ये ड्रॉ किया था, ये ऐसे बॉन्ड नहीं फॉर्म होते। तो कितने लोन पेयर है? 1 लोन पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हलाइड विथ मोनोवैलेंट मेटल M। मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। ओके, तो हमें क्या करना है? आयोनिक कैरेक्टर बताना है हलाइड का मोनोवैलेंट मेटल के साथ। तो देखो मोनोवैलेंट मेटल के साथ जब हलाइड रिएक्ट होते तो फ्लोरीन क्या बनाएगा? MF। क्लोरीन क्या बनाएगा? यहाँ पे MCl, M फॉर एनी मेटल जिसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। Br क्या बनाएगा? MBr। और I क्या बनाएगा? Mi। यहाँ पे मेटल क्या है? मोनोवैलेंट मेटल है। और इनका हमें क्या बताना है? आयोनिक कैरेक्टर बताना है, इसकी ऑर्डर बतानी है आयोनिक कैरेक्टर की। तो यहाँ पे देखो ये ऑर्डर होगा ऐसे, सबसे कम होगा आयोनिक कैरेक्टर MF, उसके बाद सबसे ज़्यादा होगा ये। क्यों? क्योंकि मोनोवैलेंट एटम मतलब कौन हो सकता है? लिथियम हो सकता है। लिथियम पे 1+ चार्ज होता है, वैलेंसी कितनी? लिथियम की 1। तो अगर लिथियम आए सारे सबके साथ एग्जाम्पल ही ले लेते कि लिथियम अगर सबके साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पे LiF बनाएगा, यहाँ पे LiCl बनाएगा, यहाँ पे LiBr बनाएगा, और यहाँ पे LiI बनाएगा। अगर हम देखेंगे उनकी दोनों की साइज़, तो दोनों की साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो लिथियम एकदम छोटू सा है और आयोडीन बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे जितनी साइज़ बड़ी होगी आयोनिक कैरेक्टर उतना क्या होता है? यहाँ पे इंक्रीज़ होता है। तो ऑर्डर क्या होगी? आपको ये लिखनी, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बताया था। तो ऑर्डर आएगी ऐसे, सबसे लोअर, इससे हायर ये, इससे हायर, और सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर किसका होगा? Mi का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड नेम द शेप ऑफ ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। तो ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड मैंने यहाँ पे लिख दिया है Brf3। तो हमें क्या करना है? इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो क्या आएगा स्ट्रक्चर? देखो Br इज द सेंट्रल, कितने फ्लोरीन है यहाँ पे? 1 2 एंड 3 फ्लोरीन। और Br पे कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर। तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 86 डिग्री। क्यों? इन दोनों लोन पेयर ने इसे दबा दिया है नीचे,
ओके, तो ये रिपल्शन है, लोन पेयर का रिपल्शन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का भी यहाँ पे रिपल्शन। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इस शेप की बात करें तो क्या आएगा इसका शेप, देखो इसका जो शेप होगा, आपको स्ट्रक्चर के लिए 1 मार्क होगा और शेप के लिए 1 मार्क होगा। तो इसका शेप आप लिख सकते हो बेंट, बेंट भी लिख सकते हो, टी शेप लिख सकते हो। तो ये बेंट हो सकता है या फिर टी शेप हो सकता है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और शेप लिखो, कोई भी एक वर्ड लिखा दोनों में से तो भी चलेगा, एक तो बेंट लिखो या फिर टी शेप लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट 4 यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 4 यूज बताने। तो सबसे पहला यूज, क्लोरीन इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन। इसे स्टरीलाइजेशन भी कहा जाता है। स्टरीलाइजेशन मीन्स किल द पैथोजन और बैक्टीरिया जो पानी में प्रेजेंट होते। तो हमारे घर में जब भी पानी आता है तो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता है, उसे क्लोरीन का स्टरीलाइजेशन करते हैं ताकि वाटर क्या हो, प्योर हो जाए और उसकी वजह से कोई डिसीज ना फैले। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, प्लैटिनम। प्लैटिनम गोल्ड जैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब सेपरेट करने के लिए, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद है ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प। तो जो वुड का पल्प होता है, हमें पता है पेपर बनाने के लिए क्या है, वुड यूज़ होता है। तो जो वुड का पल्प होगा उसे ब्लीचिंग है, ब्लीचिंग मतलब कलर उड़ाने के लिए, ताकि वो ब्राइट वाइट हो सके। इस ब्लीचिंग में भी क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल। जो कपड़े बनाए जाते हैं, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पे कॉटन के ब्लीचिंग में भी क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ डाई। डाई के मैन्युफैक्चर के साथ साथ कुछ ड्रग के मैन्युफैक्चर में भी इसे यूज़ किया जाता है। तो डाई एंड ड्रग्स लिखेंगे हम। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए भी क्लोरीन को यूज़ किया जाता है, जैसे CCl4A, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। कुछ रेफ्रिजरेंट है, उन सब को यूज़ बनाने में क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। तो आप कोई भी 4 यूज़ लिख सकते हो। 2 मार्क के लिए 4 यूज़ लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे मेंशन भी किया है 4 यूजेस। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर सल्फ्यूरिक एसिड विथ, 2 ऑप्शन दिए, कार्बन एंड सल्फर। तो पहला हम देखेंगे कार्बन की रिएक्शन। सो कार्बन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 बैलेंस रिएक्शन बोला है, तो हम बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। ओके, सबके नाम लिखो। यहाँ पे ये क्या है, कार्बन, कार्बन की रिएक्शन हो रही है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेटेड। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। और H2O क्या है, वाटर होता है, सब लोगों को पता है। ओके, तो ये हो गई बैलेंस रिएक्शन फर्स्ट की। सेकंड देखो क्या कहा है उन्होंने, सल्फर के साथ रिएक्शन। सो सल्फर प्लस ट्वाइस ऑफ H2SO4, यहाँ पे क्या बनाएगा, थ्राइस ऑफ SO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। ये यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म होगा। यहाँ पे भी सबके नाम लिखो। यहाँ पे ये क्या है, सल्फर है, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ पे ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या है, वाटर। तो ऐसे दोनों रिएक्शन आपको लिखने हैं, बैलेंस रिएक्शन लिखने हैं। दोनों साइड क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ SO2 इन 2 कैनोनिकल फॉर्म। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हमें रेजोनेंस के। तो क्या होता है SO2, देखो कैसे आएगा स्ट्रक्चर। यहाँ पे सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने लोन पेयर होते हैं, 2, यहाँ पे कितने होंगे, 3, और सल्फर पे भी 1 लोन पेयर होता है। ओके, दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ पे चला जाएगा, और ये मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक होके लोन पेयर यहाँ पे आएगा। सल्फर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा 2 लोन पेयर के साथ, और यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा 3 लोन पेयर के साथ। तो ये क्या हो गए, 2 कैनोनिकल फॉर्म हो गए। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे आएगा, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो 1 मार्क आपको इससे मिलेगा। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखो, सल्फर था, ऑक्सीजन था, पहले क्या करना है, स्केलेटन ड्रॉ करना है। ऐसे स्केलेटन था, एक बार डबल बॉन्ड मुझे यहाँ पे दिखा,
एक बार डबल बॉन्ड मुझे यहाँ पे दिखा। ओके, यहाँ पे माइनस साइन चाहिए था, हाँ यहाँ पे माइनस साइन। ओके, उसके बाद एक बार क्या हुआ, माइनस साइन। ओके, SO2 है तो निगेटिव साइन नहीं आएगा यहाँ पे। तो एक बार डबल बॉन्ड मुझे यहाँ पे दिखा और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, तो ये ऐसे बनाया जाता है। और इसके लोन पेयर दिखाओ, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे भी क्या थे, 3 थे थोड़ी देर के लिए। और एंगल कितना हो जाएगा ये 119.5 डिग्री, ऑलरेडी हम देख चुके। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन कोल्ड एंड डाइल्यूट। आपके क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, लेकिन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कभी भी नहीं हो सकता, वहाँ पे मिस्टेक है। वहाँ पे क्या चाहिए था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें लिखनी है क्लोरीन पे कोल्ड और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की एंड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या एक्शन होगी। तो यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे दिया है सल्फ्यूरिक एसिड, तो कोल्ड एंड डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड का तो कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे करेक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए था वहाँ पे, तो करेक्शन कर लो। तो क्वेश्चन मॉडिफाई हो चुका है बाय रिप्लेसिंग सल्फ्यूरिक एसिड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो देखो अभी क्या एक्शन होगी। तो पहला हम फर्स्ट के एक्शन देखते, फर्स्ट क्या होगा एक्शन। तो कौन है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ NaOH, क्या है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कोल्ड एंड डाइल्यूट। ओके, इसकी Cl2 के साथ जब रिएक्शन होगी क्लोरीन के साथ तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O। ये होगा यहाँ पे सोडियम, नाम होगा इसका क्लोराइड। ये तो हमें समझ में आता है सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन हुई, क्लोरीन के साथ। ये कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पहली रिएक्शन हुई। सेकेंडली क्या होगा, जब NaOH की रिएक्शन, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है MCQ में, Cl2 के साथ होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, NaCl बनेगा, वो भी 5 प्लस यहाँ पे NaClO3 बनेगा प्लस थ्राइस ऑफ H2O क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्लोरीन है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम है सोडियम क्लोरेट। तो ये है सोडियम क्लोरेट ही। तो सोडियम क्लोरेट क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। तो ये दोनों रिएक्शन है, यहाँ पे करेक्शन था, याद रखना है। क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे करेक्शन है, जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी। सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। क्या क्वेश्चन है देखो, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, लो है वैल्यू, कंपेयर टू दोज ऑफ ग्रुप 15। तो ग्रुप 16 और ग्रुप 15 मेंबर है, लेकिन इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, लोअर है। और हमें एक्सप्लेन करना है ये क्यों ऐसा है। ग्रुप 16 एलिमेंट जो है उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो इसका रीज़न, एक रीज़न है, रीज़न को पहले समझ लो, उसके बाद हम डिटेल में आंसर भी देखेंगे। जो ग्रुप 16 होते हैं उनका क्या होगा, लास्ट ऑर्बिटल का कन्फिग्रेशन इनका होता है NH2NP3। और ग्रुप 16 का क्या होगा, ग्रुप 15 का, ये ग्रुप 16 का है, यहाँ पे क्या होगा 4 NH2NP3, ये किसका है, ग्रुप 15 का है। तो देखो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 p में, और यहाँ पे कितने, 4 है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलना क्या है, थोड़ा सा इजी है, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये हाफ फील्ड होगा, तो हाफ फील्ड क्या होती है, स्टेबल। और ये ऑलरेडी स्टेबल कंडीशन है, यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब
आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा हार्ड है, यहाँ से ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाएगा तो ये ऑर्बिटल क्या होगा, स्टेबल होगा, तो यहाँ से ये निकलना ईजी है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगती है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका कम है एज कंपेयर टू दिस। लेकिन लिखोगे कैसे, चलो कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हमें ऐसे लिखेंगे, ग्रुप 15 एलिमेंट हैव एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड p ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP3, जो मैंने एक्सप्लेन किया वैसे। p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, हर बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाफ फील्ड कंडीशन है और ये क्या होगा, स्टेबल होगा। और यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो स्टेबल कंडीशन से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। बट ग्रुप 16 में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे होता है NH2 NP4, तो यहाँ पे क्या होता है, एक पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की, तो पेयरिंग का एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, वहाँ पे कम एनर्जी लगेगी। तो हम लिख सकते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट हैव एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड p ऑर्बिटल with electronic configuration NH2 NP3, therefore more amount of energy is required to remove an electron as compared to that of the partially filled orbital NH2 NP4 of group 16 इलेक्ट्रॉन of corresponding period। इसीलिए ग्रुप 16 से इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी लगेगी, ग्रुप 15 से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए ग्रुप 16 का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होता है और ग्रुप 15 का क्या होता है, हायर होता है। ओके, अभी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी आज के लिए इतना ही था। पार्ट 1 में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क के किए हमने, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क के किए, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1 किया हमने 2 मार्क का। अभी हमारा बाकी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 3 मार्क्स का और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 मार्क के, वो हम देखेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक को अच्छे से कीजिए। क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे करेक्शन है, करेक्शन को याद रखिए, तो अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।